बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे ऑडियो लीक्स का। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स को कौम के खिलाफ बड़ी साजिश करार दे दिया। कहा, ऑडियो लीक से साबित हो गया कि मुल्क के साथ संगीन वारदात की गई, खेल खेला गया। ताने बाने इमरान खान से मिल चुके हैं। इमरान खान मुल्क की तारीख का सबसे झूठा शख्स है और सर से पांव तक फ्रॉडिया है। वजीर आजम ने कह दिया, मामले की शफाफ तहकीकात करेंगे और कौम के सामने रखेंगे। फ्रॉडिया सर से पांव तक फ्रॉडिया ये शख्स पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठा वजीर आजम हुआ इमरान नियाजी। एक कौम के खिलाफ ट्रीजन कमिट हुआ है, मकरूज साजिश के ताने बाने और वो साजिशी चेहरे अब पूरी कौम ने देख लिए हैं। इसमें अब कोई इबाम नहीं है। संगीन वारदात की गई और संगीन खेल खेला गया। ताना बाना साजिश का इमरान खान के साथ मिल चुका है। ठोस शवाहिद की बुनियाद पे कह रहा हूं। जो ऑडियो लीक है उसमें क्या कहा इमरान खान साहब ने कि खेल खेलना है, नाम नहीं लेना। किसका? अमेरिका का। इमरान खान के जो हवारी हैं वो कह रहे हैं, जनाब 2 मिनट हम अपनी मर्जी के बनाएंगे। जो वजीर आजम की कॉपी थी वो गायब है बिल्कुल। मैंने किसी और की ऑडियो लीक करनी तो मैं अपनी ऑडियो की लीक करता हूँ। 2 मीटिंग्स हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। दोनों मीटिंग में स्टेटमेंट जो इशू हुआ उन्होंने कहा कि इस साजिश का दूर का इस ताल्लुक नहीं है साइफर से। इसके बाद कौम को किसी किस्म के कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। कौन अब इस वजीर आजम हाउस में आकर एतमाद के साथ बात कर सकेगा? हमको आइसोलेट कर दिया। फौज पाकिस्तान के खिलाफ रकीक हमले किए। इन्वेस्टिगेशन इस केस की बिल्कुल शुरू है और कौम को शफाफियत के साथ इंशाअल्लाह हम बताएंगे कौम को इंशाअल्लाह। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया है कि आर्मी चीफ की तैनाती वक्त पर ही होगी। तरीका आईन व कानून में दर्ज है। उनका कहना था कि मरियम नवाज के केस का नैब की मौजूदा तरामीम से कोई लेना देना नहीं। लंदन में वुटन क्रिकेट क्लब का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। आर्मी चीफ का एक कानून में, आइन में एक बाकायदा दर्ज है, उसके मुताबिक फैसला होगा इंशाअल्लाह। मरियम बेटी का जो केस है उसका इस कानून से जो ऑर्डिनेंस या सॉरी जो अमेंडमेंट उसका तो कोई ताल्लुक नहीं। पुराने कानून तहत मेरिट पे फैसला हुआ है। किसी को गैर कानूनी हरकत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी को कानून को अपने हाथ लेने में इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। ये महंगाई इन 5 महीनों में हुई है। जो 4 सालों में महंगाई, जो मैन मेड जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की गई 52 रुपए से चीनी 100 रुपए से क्रॉस कर गई, वो मैंने की थी या इमरान खान नियाजी ने की? हमने तो अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी सियासत को दाव पे लगाकर रियासत को बचाया और दिवालिया होने से बचाया। अगर ये होते तो कभी का पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया होता। पाकिस्तानी निजाम को धचका नहीं लगना। पार्लियामान निजाम को अगर हम बाहर चले जाते फिर इस मुल्क में क़यामत बर्पा हो जाती। तो आरिफ नकवी साहब जो अबराज के थे वो लंदन में गिरफ्तार हैं। वो पैसा आया, वो जो वुटन क्रिकेट क्लब के जो फंक्शन हुआ, खैराती पैसा था, खैराती, और लग गया सियासत के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको फॉरेन फंडिंग केस में खाइन और सादिक और अमीन होने का जो इसका दावा था वो खत्म हो गया। लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने से ही इनकार कर दिया। दावा किया कि उन्हें नाअहल करने का मंसूबा बनाया गया है। धमकी भी दे दी कि इलेक्शन शफाफ न हुए तो जो कुछ होगा मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी हो आम इंतखाबात ज़रूर लड़ेंगे। इंतखाबी क़वानीन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में तरमीम हुई तो उसे चैलेंज करेंगे। पीटीआई चेयरमैन ने इल्ज़ाम लगाया कि ईवीएम रोकने में मरकज़ी किरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का था। डस्का इलेक्शन के बाद उन्हें पता चला कि गेम ही कोई और हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात को बेबुनियाद और झूठ का पलंदा करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इखलाक का दर्स देना बहुत आसान है, लेकिन इस पर खुद अमल करना मुश्किल अमल है। तोशाखाना केस समेत इलेक्शन कमीशन की तमाम कार्रवाई खुली अदालत में होती है। इदारा किसी दबाव को खातिर में ना लाते हुए उमूर सरअंजाम देता रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, कुछ लोग सैलाब में भी सियासत चमकाने में लगे हैं। ये लोग कौम की तवज्जो कुदरती आफत से हटाना चाहते हैं। उन्होंने याद दिलाया, जब ज़लज़ला आया था तो हमने कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया था। ये नहीं हो सकता है कि एक पाकिस्तान डूबा हुआ है सो डूबे, बाकी अपना सियासत चमकाते रहेंगे। जो चाहते हैं
कि कौम का तवज्जो इस कुदरती आफत से हट के अपने तरफ आए। कुछ ऐसे लोग हैं जो साजिशें कर रहे हैं आज भी कि सैलाब के दौरान हमारे हुकूमत अभी कैसे आए। जब जल्जला आया, मुशर्रफ का हुकूमत था, क्या हमने उस वक्त लॉन्ग मार्च शुरू किया? खान साहब का मुनाफिकत पूरा पाकिस्तान को नजर आ रहा है। झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो और कुछ ना कुछ झूठ कोई लोग माने। फाइनेंशियल टाइम्स जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, उन्होंने साबित कर दिया कि ये चंदा चोर है। जगह जगह जाके हुकूमत को कहता है चंदा चोर। जो खुद ज़कात चोर निकला वो जगह जगह जाके कहता है चोर। जो फॉरेन फंडिंग केस में चोरी पकड़ते हुए देखा वो जगह जगह जाके कहता है वो। जो फ़ोन कॉल करने के लिए तैयार नहीं थे वो अब हमारे वज़ीर आज़म के साथ खड़ा होकर तस्वीरें ले रहे हैं। एडिशनल सेशन जज सेबा चौधरी को धमकी देने के मुकदमे में इमरान खान को 13 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मिल गई। अदालत ने पुलिस को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिया। आदिल तनौली इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। वारंट गिरफ्तारी काम कर गए। जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के मुकदमा में इमरान खान सेशन कोर्ट में पेश हो गए। वकील बाबर अवान ने दरखास्त जमानत पर दलाइल दिए। सेशन जज ने 50,000 रुपए के मचलकों पर अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को 13 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। समाअत के बाद वकील बाबर अवान ने कहा कि हुकूमत बेबुनियाद मुकदमात बना रही है। इमरान खान हर मुकदमे का सामना करेगा। शेर का बच्चा किसी एक तारीख पे भी उसने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं बाहर जाने लगा हूँ इलाज कराने के लिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की सारी साजिशें हमने नाकाम बनाई है, इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता हफ्ते ट्रायल में अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतवार के रोज इमरान खान को 7 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत दी थी। ये मजबूत इदारे कभी बनने नहीं देंगे। सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी गौर से बात सुनी, आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। कमाल का दोगलापन है। ऑपोजिशन में हो तो सब अच्छा, हुकूमत में आते ही सब बुरे बन गए। इन्होंने इदारे तबाह किए। मैं अपनी पुलिस और अपनी ब्यूरोक्रेसी को पैगाम देना चाहता हूँ। सबकी शक्लें भी हमें पता है, जिन्होंने जिन पुलिस ऑफिसर्स ने जुल्म किया। आपके लिए मुश्किलात आएंगी। पुलिस हो या अदलिया, सब खान साहब के निशाने पर रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला। रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। मुहाफिजों पर तनकीद। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ, आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें, न्यूट्रल रहें इसमें। एहतसाब से भी परेशानी। नैब के ऊपर उनको अटैक कर रहे हैं। मैं नैब से पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला, ये सीधी सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जाए, फराह का क्या कसूर? शिकस्त के खौफ से इलेक्शन कमीशन से भी बैर। और अब इनके 2 वजीरों ने इलेक्शन कमीशन पे भी अटैक कर दिया। इलेक्शन कमीशन को नहीं अभी तक समझ आ रही लोगों। हमने इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन हमने नहीं लड़ना, इसने हमारे खिलाफ रूलिंग दी। कुर्सी बचाने के लिए हर इदारे की साख दांव पर लगा दी। इमरान काबीना ने बरतानिया से मिलने वाले 14 करोड़ पाउंड को मलिक रियाज के जुर्माना अकाउंट में मुंतकिल करने की मंजूरी कैसे दे दी? नैब ने पूछताछ के लिए 21 साबिक वुज़रा और मलिक रियाज के बेटे को तलब कर लिया। इमरान खान की तलबी का इंदिया भी दे दिया गया। इमरान हुकूमत की विफाकी काबीना की पेशियों का दौर आ गया। बरतानिया में मलिक रियाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाकिस्तान को दिए गए 14 करोड़ पाउंड्स पीटीआई के गले पड़ गए। नैब ने पूछताछ के लिए मलिक रियाज के बेटे अहमद अली रियाज और 21 साबिक वुज़रा को तलब कर लिया। नोटिस जारी। पीटीआई वुज़रा के बयानात की रोशनी में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तलबी का इंदिया भी दे दिया गया है। गुलाम सरवर खान और मुराद सईद को 11 अक्टूबर, जबकि साबिक वजीर दिफा परवेज खटक और मलिक रियाज के बेटे अहमद अली रियाज को 12 अक्टूबर को तलब किया गया है। हमाद अजहर और जुबैदा जलाल को 13 अक्टूबर, जबकि शफकत महमूद और शीरी मजारी को 14 अक्टूबर को पेश होने के नोटिस अरसाल। खालिद मकबूल सिद्दीकी और एजाज अहमद शाह को 17 अक्टूबर, जबकि अली अमीन गंडापुर और फरोग नसीम को 18 अक्टूबर की तलबी के नोटिस भेज दिए गए। अली हैदर जैदी और खुसरो बख्तियार 19 अक्टूबर, जबकि आजम खान सवाती और असद उमर तहकीकात के लिए 20 अक्टूबर को तलब। उमर अयूब और मोहम्मद मियां सोमरो को 21 अक्टूबर, जबकि शेख रशीद और फवाद चौधरी को 24 अक्टूबर को तलबी के नोटिस जारी हुए। साहबजादा महबूब सुल्तान और फैसल वाउडा को 25 अक्टूबर को तलब किया गया है।
برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے دسمبر 2019 میں 14 کروڑ پاؤنڈز کا تصفیہ قبول کیا تھا۔ برطانوی حکومت نے ملک ریاض کی منی لانڈرنگ کے 14 کروڑ پاؤنڈز یعنی 49 ارب روپے عمران حکومت کے حوالے کیے۔ عمران حکومت نے وفاقی کابینہ سے باضابطہ منظوری لے کر خطی رقم واپس ملک ریاض کو دے دی۔ رقم ملک ریاض کے اس اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی جس میں سے بحریہ ٹاؤن کراچی کے غیر قانونی اراضی کیس میں 460 ارب روپے سپریم کورٹ کو ادا کیے جانا تھے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی بات کرتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، کہا یہ انتخاب کا سال ہے، سیاسی پولرائزیشن کو ختم کر لیں، ہر الیکشن کو چیلنج کرنے سے پاکستان میں استحکام کیسے آئے گا؟ آج سیاست میں وہ پولرائزیشن میں دیکھ رہا ہوں۔ اتحاد قائد اعظم نے صرف عوام کے لیے کہا تھا کہ تم جڑ جاؤ، یہ اتحاد کی نصیحت تو لیڈران کے لیے ہونی چاہیے۔ لیڈران قوم کو متحد کریں گے تو قوم متحد ہوگی، تو لہٰذا بے انتہا ضروری ہے کہ پولرائزیشن ختم ہو۔ اور یہ پولرائزیشن ختم کیسے ہوگا؟ اتحاد پیدا کریں۔ پاکستان کے اندر یہ مانگ رہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں۔ یہ اس انداز سے تو پاکستان کے اندر استحکام کیسے آئے گا جب آپ ہر الیکشن کو چیلنج کریں گے؟ یہ انتخاب کا سال ہے، بیٹھ کر بات چیت کر کر اس کو ایک دوسرے کو مطمئن کر کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں۔ آڈیو اور ویڈیو لیکس میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنتا تھا۔ کوئی مجھے کہتا تھا کہ میرا دوست کہ جی میں نے اس کی بات ٹیپ کر لی، میں کہتا ہوں میرے کانوں کے لیے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس کی تحقیقات تو کریں کہ ایسا نہ ہو۔ نیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیسائزیشن روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہ یہ استعمال ہو ایز اے ٹول لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو روکنا ضروری ہے۔ موجودہ قومی اسمبلی کا 5واں پارلیمانی سال آغاز میں ہی انہونی ہو گئی۔ 442 ارکان کے مشترکہ ایوان میں صرف 16 ارکان نے شرکت کی۔ صدر مملکت عارف الوی نے خالی کرسیوں سے خطاب کیا۔ ظہیر علی کی رپورٹ۔ قومی اسمبلی کے نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر صدارتی خطاب کی آئینی روایت میں ایک نئی سیاسی روایت کی انٹری۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان تو کجا، خود پی ٹی آئی سینیٹرز تک نے اپنے صدر کو سننا گوارا نہ کیا۔ صدر مملکت نے خالی کرسیوں سے خطاب کیا۔ 442 کے مشترکہ ایوان میں صرف 16 ارکان کی حاضری، وہ بھی خطاب کے دوران احتجاج کرتے رہے۔ خود دیکھا اور شروع میں جو ایسٹیمیٹ حکومتی ارکان کہتے ہیں صدارتی خطاب کے بائیکاٹ کی روایت غلط صحیح، لیکن ڈاکٹر عارف الوی اسی کے مستحق ہیں۔ خبریاں واپس بھیجتا ہے، حلف نہیں لیتا اس اسمبلی کے جو عہدیدار ہیں ان سے، اور اسمبلی توڑی ہوئی ہے۔ کوئی اس کو شرم آ کرنی چاہیے، ہمیں تقریر کرتے ہیں جس طرح کا اس کا لیڈر ہے اسی طرح کا یہ ہے۔ ایسے شخص کو جو اپنے منصب کی پرواہ نہ کرے، اپنی ذات کی پرواہ نہ کرے، آئین کی پرواہ نہ کرے، قومی اسمبلی کی پرواہ نہ کرے، اس کو یہاں آ کر بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ صدارتی خطاب پر وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کا تبصرہ بھی جان لیں۔ انہوں نے اپنے وہ پارٹی کے حوالے سے یہ ظاہر کیا کہ میں صرف پی ٹی آئی کا صدر ہوں۔ انہوں نے جو الیکٹرانک مشین کی بات کی، وقت سے پہلے الیکشن کی بات کی، یہ غیر جمہوری سوچ ہے۔ مشترکہ اجلاس سے خطاب کے آخر میں صدر مملکت نے مسکراتے ہوئے پارلیمنٹیرین سے اظہار تشکر کیا تو ایوان میں موجود ارکان کے کہکہے گونج اٹھے۔ یہ بات بس یہاں تک نہیں رکے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے صدر مملکت عارف الوی کے خلاف مواخذے کی کارروائی جلد شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو نے ٹویٹر پیغام میں کہا، عارف الوی عدم اعتماد کی تحریک کو سبوتاژ کرنے کے لیے غیر آئینی اقدامات میں ملوث رہے۔ عارف الوی نے اقتدار کی منتقلی کے بارے میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، ایسا ٹویٹ بلاول بھٹو نے کیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی چوکی جو دن بھر میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا۔ پشاور میں پرائمری اسکول ٹیچرز کے پرامن مظاہرین پر پولیس نے دھاوا بول دیا۔ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، کئی اساتذہ کو گرفتار بھی کیا گیا۔ پتھراؤ سے سما کے ڈرائیور اور انجینئر زخمی ہوئے، گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ پشاور پولیس پرائمری ٹیچرز کے احتجاج پر پل پڑی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی چوک میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال، لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ سے کئی اساتذہ اور اہلکاروں کی حالت غیر، 4 افراد زخمی ہوئے، متعدد اساتذہ کو گرفتار بھی کیا گیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان پتھراؤ سے سما کی ڈی ایس این جی کے ڈرائیور اور انجینئر بھی زخمی ہوئے، جبکہ گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔
हमारा ड्राइवर जख्मी हुआ है, हमारे DCNG को चारों तरफ से उन्होंने पत्थर मारे हैं जिससे सारे शीशे टूटे हैं। बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप को बचाया है। लाइव कवरेज जा रही थी ना, पीछे से पुलिस वालों ने शेलिंग शुरू कर दी, तो मैं केबल को उठा रहा था, इतने में उधर से पत्थर शुरू हो गए ना, तो एक पत्थर मुझे पाँव पे लगे, दूसरे मुझे सीने पे लगे। सूबे भर से आए प्राइमरी असातिज़ा पेंशन इस्लाहत के नाम पर कटौती और पे स्केल बढ़ाने का मुतालबा कर रहे थे। सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात की बजाय ताकत का बेदरीग इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि साजिश पर हकीकी आज़ादी मांगने वाला असातिज़ा को तनख्वाह मांगने पर पत्थर मार रहा है। एहतजाज का हक बर्दाश्त न करने वाला झूठा साजिशी इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन को पेंशन और तनख्वाहों की अदायगी रोक दी गई है। असातिज़ा इमरान खान की फिस्तायत से निजात के लिए हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे हैं। मुतनाज़ बयान पर रद्द अमल, रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदुखेल की फवाद चौधरी के बयान की शदीद मजम्मत। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए बोले, फवाद चौधरी ने मुतासिबाना बयान दिया है, खुद इमरान नियाजी ने अपने नाम के साथ खान जोड़ रखा है। फवाद चौधरी के उस बयान की शदीद मजम्मत करता हूँ। पश्तूनों से मुतालिक है कोई PTI में गैरतमंद पश्तून जो इस को जवाब दे सके कि पश्तूनों की तज़ीक की खुद इमरान अहमद खान नियाज़ी ने अपना नाम नियाज़ी काट के खान लगाया क्योंकि गैरतमंद पख्तून का नाम होता है, और उनकी आज उसकी पार्टी के तर्जुमा ने तोइन किए। अब ये बताएं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं डॉलर की सही कदर 200 रुपये से नीचे है, अभी डंडा चलाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। इस्लामाबाद में एप्टमा रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, पीर को IMF से मुज़ाकरात के लिए जाएंगे। मार्केट बेस्ड करेंसी है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम अपनी करेंसी को खुला छोड़ दें और जो चाहे वो स्पेकुलेटर्स और जो हुंडीज और इस तरह की चीजें जो हैं वो इसमें अपने यानी करोड़ों और थोड़े से अरब बनाए और मुल्क जो है वो हजारों अरबों के एडिशनल लोन के नीचे दब जाए। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं जहाज में जब बैठा, न्यूज कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। जेन्युइनली मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। इनके साथ रेट तय हुआ है रुपयों में अब 19 रुपए 99 पैसे फी यूनिट, ऑल इंक्लूसिव है। ये पांचों जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स है हमारे उनके लिए, ये सिर्फ टेक्सटाइल के लिए नहीं। एनुअल मीटिंग शुरू हो रही है जी ट्यूसडे से, तो मंडे को हमारी टीम जा रही है। सेक्रेटरी फाइनेंस में, गवर्नर स्टेट बैंक, जो जाते हैं हर साल जो स्टैंडर्ड हो। पाकिस्तान जो है जो उसने बुरा पीरियड देखना था 4 साल का, जिसकी वजह से अगले 6 महीने हुकूमत मुश्किलात का बदतरीन मुश्किल शिकार रही है। इंशाल्लाह हम अब उससे निकल के दूसरी डायरेक्टर में जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी PTI धरना देंगे तो जो लॉ और जो आइन और कानून है वो अपना कोर्स लेगा। अब जानिए इंसाफ और काफ के दरमियान क्या चल रहा है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में दूरियां बढ़ने लगी हैं। ऐवान वज़ीर आला में मुनिस इलाही की मौजूदगी के बावजूद इमरान खान से मुलाकात न हो सकी। इजलास में लॉन्ग मार्च और मुख्तलिफ उमूर पर लाहे अमल में काफ लीग को शरीक ही नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक PTI चेयरमैन इमरान खान की आमद से 8 मिनट पहले मुनिस इलाही ऐवान वज़ीर आला आए, लेकिन इमरान खान का इस्तकबाल किया, ना ही मुलाकात की। मुनिस इलाही असद उमर के साथ मुलाकात के बाद वापस लौट गए। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास से मुस्लिम लीग काफ के अरकान को भी आउट कर दिया गया। ज़राए दावा कर रहे हैं कि इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने काफ लीग के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गी का इजहार किया, शिकायत की। वज़ीर आला पंजाब और मुनिस इलाही मुख्तलिफ अज़ला में PTI अरकान को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसा कहा गया। और अभी अपडेट ये कि चौधरी शुजात हुसैन से परवेज़ इलाही की मुलाकात, मुनिस इलाही ने इसकी तस्दीक कर दी है। कहते हैं मुलाकात सियासी नहीं कारोबारी थी। इस खबर से मुतालिक मजीद जानेंगे। टिका खान सानी हमारे साथ हैं। टिका खान सानी, बताइए इस मुलाकात की क्या तफसील है? जी बिल्कुल, आज चौधरी मुनिस इलाही से सहाफ़ियों की गैर रस्मी बातचीत हुई। इसमें चौधरी मुनिस इलाही ने बाकायदा तौर पर इस चीज़ की तस्दीक की है कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कोई सियासी मामला तो ज़ेरे बहस नहीं रहे गए, लेकिन कारोबारी मामला जो थे उनके आपस में जो मुश्तरका कारोबार है उसके ऊपर उनकी गुफ्तगू शनीद हुई।
ताहम ये मुलाकात जरूर हुई है। इसके साथ साथ जब उनसे सवाल किया गया कि आप चौधरी परवेज इलाही की मुलाकातों में अक्सर पाए जाते हैं, तो क्या कोई फैसला साजी में भी आपका दखल होता है, तो उनका ये कहना था कि मैं चौधरी परवेज इलाही की मर्जी से इजलासों में बैठता हूँ। इस हवाले से फैसला जो होता है वो तो चौधरी परवेज इलाही करते हैं, लेकिन मुलाकातों में मैं इनपुट जरूर देता हूँ। इसके साथ साथ पंजाब हाउस इस्लामाबाद में आज होने वाली मुलाकात में उन्होंने बाकायदा तौर पे इस बात की तस्दीक की है। मुलाकात की तफसील आपने बताई। टिका खान सानी, आपका शुक्रिया। सवाल ये है, रूडा मुतासरीन का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा। लाहौर में खरबों रुपए मालियत की 34,000 कनाल से ज्यादा अराजी पर माफिया के काबिज होने का इंकशाफ हुआ है, मगर इंतजामिया सरकारी जमीन वागुजार कराने के बजाय रूडा की आड़ में जमीनें हथियाने में मसरूफ है। उस्मान अलीम रिपोर्ट कर रहे हैं। जिले इंतजामिया ने लाहौर को कब्जा माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। लाहौर की 34,000 कनाल से ज्यादा अराजी कब्जा माफिया के शिकंजे में है, जबकि जिले इंतजामिया लाहौर पंजाब हुकूमत को खुश करने के लिए रूडा मंसूबे की आड़ में गरीब किसानों की जमीनें हथियाते हुए दिखाई देती है। लाहौर की किस तहसील में कितनी अराजी कब्जा माफिया के कब्जे में है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिले इंतजामिया की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सिटी में 17,647 कनाल, तहसील कैंट की 8,813, मॉडल टाउन में 3,317 कनाल, तहसील रायगढ़ में 3,500 कनाल पर कब्जा माफिया का कब्जा है, जबकि तहसील शालीमार में 998 कनाल अराजी पर गैर कानूनी आबादियां कायम हैं। जिले इंतजामिया के कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशंस खोखले दावों और फोटोशूट तक ही महदूद रहे। रेवेन्यू स्टाफ जराये के मुताबिक लाहौर की सरकारी जमीनों पर कब्जे पटवारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की मिलीभगत से करवाए जाते हैं। एक दिन ऑपरेशन किया जाता है तो चंद रोज बाद ही इन जमीनों को दोबारा कब्जा माफिया के शिकंजे में मिलीभगत से दे दिया जाता है। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। और रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी भी मैदान में आ गई। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने रूडा प्रोजेक्ट को मनपसंद अफराद को नवाजने का मंसूबा करार दे दिया। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम कहते हैं, नई अथॉरिटीज बनाकर कंपनीज की हुकूमत कायम की जा रही है। रूडा एक्ट के जरिए खास लोगों को नवाजा जा रहा है।